गुड इवनिंग सर। कल आपने क्या पढ़ रही थी? राणा मोकल कंप्लीट हो गया था तो कुछ रिवीजन कर ले। राणा मोकल कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। राणा मोकल के पिताजी का क्या नाम था? लाखा। लाखा की शादी किससे हुई? सबाई से। सबाई से राणा लाखा के किस राजकुमार ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी? रावचुंडा ने। रावचुंडा के किसके संरक्षक थे? राणा मोकल के। सबाई के अविश्वास के कारण वो मालवा के होशंग शाह के पास चले जाते हैं। फिर मोकल का संरक्षक बनाया जाता है राठौड़ के रणमल को। और फिर उन्होंने नागौर के फिरोज शाह को हराया था और झीलवाड़ा में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके साथ युद्ध लड़ते हुए? अहमद शाह के साथ, गुजरात की। अब आप हेडिंग डाल क्या इसके आगे? राणा कुंभा। राणा कुंभा। कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 तक है। कुंभा के पिता का नाम आप एक बार इसको लिख लो। मोकल। और माता का नाम सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। सौभाग्यवती परमार। कहते हैं कि जब राणा मोकल की चाचा मेरा और मैपा ने झीलवाड़ा राजसमंद के अंदर हत्या कर दी थी, उनका उद्देश्य ये था कि मोकल को मार के कुंभा को भी मार दिया जाए ताकि यहाँ से इनका झंझट खत्म हो जाए। लेकिन कुंभा के जो मोकल और कुंभा के जो सेनापति थे वो बड़े समझदार थे। जब उनको पता चला कि राणा मोकल की हत्या हो गई तो उन्होंने कुंभा को वहां से मेवाड़ भेज दिया। और कुंभा मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ के अपनी दादी को बताते हैं कि दादी ऐसे ऐसे हमारे सैनिकों ने हमारे साथ गद्दारी कर ली और पिताजी को तो मार दिया। मेरा मैपा और चाचा ने। दादी ने पूछा कि वो गए कहाँ पे? बोले वो गुजरात की तरफ चले गए। तब दादी को याद आते रणमल, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। और वो रणमल को मैसेज करती है कि रणमल तू जैसे भी है, जहां भी है, जिस सिचुएशन में है, तू जल्दी सी साथ वाले बस पकड़ और मेवाड़ की तरफ रवाना हो जा। लेकिन रणमल कहता कि बात क्या हुई? बोले बात आपको यहाँ आने पे बता दी जाएगी, आप तो जल्दी से साथ वाली बस पकड़ो और फट देसी मेवाड़ की तरफ पहुंचो। जब रणमल मेवाड़ आते हैं तो पूछते हैं कि बात क्या हुई। तब सबाई कहती है कि हमारे सैनिकों ने, चाचा मेरा और मैपा ने मोकल की हत्या कर दी जो जीवलाड़ा राज संबंध में गुजरात के शासक अहमद शाह से लड़ने गए थे। तब सबाई कहती है कि जिस प्रकार तुम मोकल का संरक्षण बताना था, इसी प्रकार तुम राणा कुंभा का भी संरक्षक बन जा। तो इसका संरक्षक लिख लीजिए, रणमल राठौड़। फिर रणमल पूछता कि चाचा मेरा और मैपा गए किस साइड है? तब सबाई कहते हैं कि चाचा और मेरा गुजरात की साइड चले गए। और जब गुजरात की कहते हैं तो कहते हैं कि राणा रणमल को बुरा लगता है और वो गुजरात के मालवा की तरफ चले जाते हैं। वो एक्चुअली गुजरात की तरफ नहीं जाते, सॉरी, मालवा की तरफ चले जाते हैं। और मालवा के शासक थे मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। तब वो मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे 3 सैनिक आ गए, चाचा मेरा और मैपा हमारे मेवाड़ के राजा की हत्या करके सेनापति आपके एरिया में घूम रहे हैं। और मालवा के खिलजी की मेवाड़ के साथ अच्छी नहीं बनती थी। तब उन्होंने झूठा बहाना करके बोले हमारे पास नहीं ऐसे किंतु परंतु बात करके वहां से टाल दिया। तब रणमल वापस मैसेज करते हैं कि कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ लूंगा, अगर बाद में वो तेरे पास पाई जाती है तो तेरी खैर नहीं है। लेकिन खिलजी कहते हैं कि नहीं है, वैसे कुछ बहाना देके उनको कह देते हैं। फिर रणमल उसको पकड़ लेते हैं। मेरा और चाचा को तो मार देते हैं लेकिन मैपा वहां से निकल जाता है।
अब रणमल वापस मेवाड़ आता है और आके हंसाबाई को कहता है कि मैंने मेरे और चाचा को तो मार दिया और मैपा भी मेवाड़ के पास नहीं घूमेगा, तो अब आपको तो मैं वापस मारवाड़ जाता हूँ। हंसाबाई कहते हैं कि पिछली बार तू मोकल का संरक्षक था और तेरे मारवाड़ जाते ही मेवाड़ में रणा मोकल को मार दिया, इस बार तुम कुछ समय के लिए ठहर जा। तो रणमल वहां पे रुक जाता है। तो अब इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डाल के लिखो, रणमल की सहायता से राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। अपने पिता की हत्या का बदला लिया। जब उनको मार दिया, अब वो यहाँ पे रहने लगा। तो अब जब एक संरक्षक है तो वो अपना तो चलाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, रणमल मेवाड़ के अंदर अपने चलाने लग गया। अब मेवाड़ में दो गुट बन गए, एक राठौड़ों का गुट, दूसरा गुइलों का गुट। गुइलों में कौन से गुट? सिसोदा, जो सिसोदा से आए थे, सिसोदिया गुट। अब सिसोदा में एक सभी का नेता था, उसका नाम है राघव। राघव भाई किसका है? राघव देव भाई है राव चुंडा के, जो सभाई के अविश्वास के कारण मेवाड़ चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसे के बोल देते हैं राघव देव कि मेहमान जी, अब आपको मेवाड़ आए हुए काफी दिन हो गए, अब आपकी मेहमान नवाबी खत्म होने को जा रही है, अब आप इसका प्रस्थान कर रहे हो। तब रणमल को लगता है यार कि ये व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है मेरे मामलों के अंदर, और क्या इसको कूट के अंदर लो। तो इसको एक साइड ले जाके राघव देव की हत्या कर देती है। क्यों? जब रणमल का वर्चस्व मेवाड़ के अंदर बढ़ रहा था, तो राघव चैतन्य ने उसके अगेंस्ट हो गया या खिलाफ हो गया, तो राघव चैतन्य को वहां पे मरवा देते हैं। इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिए, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ने लगा। तथा उसने राघव देव की हत्या करवा दी थी। राघव देव कौन था? चुंडा का भाई। अब जो व्यक्ति जहाँ पे लंबे समय तक रहता है, वहां पे ऑब्वियसली बात है कि उसकी कोई महबूबा बनी जाती है। अब राव रणमल की वहां पे एक लड़की से मोहब्बत हो, जिसको बारमली कहते हैं, उसको बारमली से प्यार हो जाता है। और कहते हैं कि रणमल और बारमली एक दिन ऐसे ही बैठे थे और अपने प्यार की गुटर को कर रहे थे, एक दूसरे से बातें हो रही थी। तब कहते हैं कि रणमल कहता है कि बारमली तू देख, एक दिन मैं मेवाड़ के कुमां को मार दूंगा। बारमली बोले क्या बात कर रहे हो आप, ये तो आपके भांजे का बेटा है और आपकी बहन का पोता है। तो कहते हैं कि रणमल ने कहा कि कोई बहन का बेटा नहीं होता, कोई बहन का पोता नहीं होता, कोई भांजे का बेटा नहीं होता है, सब अपने राज्य के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तुम देखना, इसको एक दिन मैं हत्या करवा दूंगा और फिर मेवाड़ अपना होगा। मैं मेवाड़ का राजा होऊंगा और तू मेवाड़ की राजकुमारी होगी। मारवाड़ तो अपने पास पहले ही है और मेवाड़ और हो जाएगा, तुझे मेवाड़ की रानी बनाऊंगा। और यार बारमली को लगा भी ऐसे कि यार ये हमारा राजा है और इस राजा को कैसे कोई मार सकता है। उसके अंदर देशभक्ति जग गई कि प्यार अपना एक जगह, लेकिन हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं, हमारे राजा के खिलाफ आप ऐसा नहीं बोल सकते। और बारमली जाती है हंसाबाई के पास कि हंसाबाई, आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका भाई रणमल ऐसे सोच रहा है कि इस राणा कुंभा को मैं मार दूंगा और फिर मेवाड़ पे मेरा ही अधिकार होगा। और हंसाबाई कहती है क्या बक रही हो तुम,
होश तो है तुम्हें कि क्या बोल रही हो? वो भाई है मेरा, सरक्षक है वो। मोक्कल ने उसे ही पाला है, मोक्कल ने उसे ही सिखाया, राणा कुंभा भी वो सरक्षक है। तब कहती है कि बारमिली हंसती है, बोलती है कि काश ऐसा ही होता, लेकिन ये आपकी कुम्मा को खत्म कर देगा, बुरी नजर इस पे। और फिर वही बात कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। और हंसा भाई चुंडा जी को मैसेज करवाता है, और मैसेज में लिखती है कि ऐसी भी क्या मनमोटाव हो गया जो घर छोड़ के चले गए, कि मैं आपको कुछ लगती नहीं हूँ क्या? अगर आपकी मम्मी जी से भी ऐसे बात हो जाती तो छोड़ के चले जाते? लोग क्या कहेंगे कि स, सगी मम्मी नहीं थी इसलिए उसको घर छोड़ दिया। जो भी हुआ, हमारे घर की बात है, आप वापिस आ जाइए और मेवाड़ संभालिए। और राणा चुंडा को भी लगा कि यार यहाँ नरेगा पर जाके कितने दिन पार पड़ेगी, तो बोलते हैं आना कब है आप तो ये बता दीजिए। तो सबाई कहती है कि जब आपकी इच्छा हो तब आ जाइए, आज ही आ जाइए, सुबह आ जाइए। और चुंडा वहां से सुबह 7 वाली बस पकड़ती है और 8 बजे आ जाती है। आते ही सबसे पहले सबाई को पूछते हैं कि हुआ क्या, बात क्या है? तब कहते हैं कि मोकल की हत्या कर दी मेरा चाचा और मेहता ने, उसका बदला तो रणमल ने ले लिया है, लेकिन अब रणमल चाचा मेरा और मेपा को तो मार दिए, लेकिन ये कुमा को भी मारना चाहता है। अब रणमल एक डाकू टाइप का आदमी, 6 फुट 5 इंच हाइट, 150 किलो वजन उसके अंदर, उसे कौन पंगा ले? तो चुंडा कहते हैं कि ये ऐसे तो मरेगा नहीं, और एक बार फिर बारमली को बुलाया जाए। और बारमली को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमसे तो पार पड़ेगी नहीं, लेकिन आप इसको कुछ नशा वसा दो ताकि हम इसको काम लगाएं। और बारमिली कहती है कि प्यार हुआ तो क्या हुआ, लेकिन देश के लिए मैं सीने पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया, आज सैया जी से मैंने ब्रेकअप कर लिया। वो गाना गाती है और बारमिली कहती है कि चलो ये काम करेंगे। शाम का टाइम होता है, रेडमल बाहर से आते हैं। आते तो मैं आते बोले कि बारमिली खाना लगाओ आप। और बारमिली बोली ये रोज का रोज क्या आपका बाहर से पी के आते हो, कभी हमें भी ख्वाबी नवाबी का मौका दो। और बारमिली बोतल ले ही बैठी थी, और उस टाइम रणमल को उसका रोमांटिक मूड देख के लगा, बोले यार इससे पहले तो तेरा ये मूड नहीं था, आज क्या खास है इसके अंदर, क्या राज है ये, बताओ? बोले, नहीं नहीं ऐसे ही। और रणमल बड़ा राजी, और वो बोतल बोले कब, बोतल तो हाथ तो आपके हाथ की पिंग। रणमल एक बोतल पीता है, लेकिन एक बोतल से टाइप टाइप आदमी को क्या हुई, दो पीता है, ढाई पीता है, जैसे उसको बोतल का नशा होने लगता है। तब वो सैनिकों को कहती है कि अब आओ इसको खत्म कर दो, लेकिन किसकी हिम्मत पड़ी, वो डाके टाइप आदमी अगर उठ जाए तो दो चारों को तो ऐसे भीन बाड़ पकड़ी भींत के बिठा के मारती। तो हिम्मत नहीं पड़ी, सैनिक आते हैं और सैनिक उसके हाथ पैर चारपाई के बांधते और कहते हैं जब वो कि नसों के चारपाई के अंदर पड़ा था तो उसके पैर जमीन को छू रहे थे। इस टाइप का डाकिया आदमी था। और एक सैनिक चढ़ता है उसके सीने पर और चाकू से चाकू मारने लगता है। और जब ऐसे ही चाकू मारता है तो रोनमल को होश आ जाता है कि जब इसके अंदर चोट लगती है चाकू, तो इसको होश आ जाता है। और वहां से वो पैर रख के खड़ा होता है और उसको भिड़ा के बीत के सैनी जो चाकू मारा तो सैनी को बीत को भिड़ाते हैं इतनी जोर से कि वो वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जैसे वे पास में लोग खड़े थे उनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थी, वहां पे रणमल को मार दिया जाता है। अब रणमल को मारने की जगह रणमल में मारवाड़ से आते हैं तब उसके साथ उनका पूरा परिवार आता है, उसका बेटा भाई ने और भी अन्य भतीजे ने। उसका सबसे बड़ा बेटा था जोधा, जोधा भी उनके साथ था। और जोधा महल के नीचे रहा करते थे और रणमल महल के अंदर। जब राणा राव रणमल को मार दिया था, कहते हैं कि इसके आज पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए जिससे इसका दिक्कत थी प्रॉब्लम ही सारी खत्म हो जाए। तब कहते हैं कि वो राणा
राव जोधा को मारने के लिए भागे। तब वहां पे राव जोधा गाने सुन रहे थे, और जिस गाना जो कलाकार गाना गा रहा था वो कहता है कि गाना गाते गाते बीच में बोला कि राव जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो गयो। और जोधा ने वहां से चंपल ली, और जोधा के साथ जितने भी भाई थे वो वहां से सारे के सारे भागते हैं और कांतनी गांव के अंदर आके शरण लेते हैं। काहुनी गांव के अंदर शरण ली थी। अब इतना हम ये घटना लिख ली। चलो हेडिंग डालो। भाई ने राव, सीधे आप चुंडा लिख लीजिए। चुंडा को मालवा से वापस बुला लेते हैं। सबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुलाया। मालवा से वापस बुलाया। रणमल की हत्या बारमली की सहायता से की। अगला टॉपिक लिखिए इसके अंदर। रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा उसने रणमल का बेटा भाग गया, जोधा भाग गया और उसने बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली थी। जगह राव जोधा वहां कोनी गांव में भाग ली थी, शरण ली थी। तब मेवाड़ वाले वहां से उनको शिशुदा उड़ उनका पीछा करते हुए कई दूर तक गए थे। तब वो भाग के हाथ नहीं आए थे, बोले छोड़ो जो गए उसको क्या भागना उसके पीछे। लेकिन उनकी राजधानी मंडोर पे कब्जा कर लेते हैं। लिखिए। चुंडा ने राठौड़ राजधानी मंडोर पे कब्जा कर लेते हैं। मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। अब राव जोधा चले जाते हैं, लेकिन कई साल के बाद वो वापस अपनी सेना को एकत्र करते हैं और राव वो वापस लड़ने के लिए आ जाते हैं। इस घटना को आप समझो कि ये राणा कुंभा यहाँ पे कुंभा मेवाड़ पे कब्जा कर बैठा है और ये मंडोर है, मंडोर पे कब्जा कर लिया इसने। अब जोधा अपनी सेना को एकत्रित करके सेना को संगठित करे, उनके अंदर विश्वास पैदा करे और वापस मंडोर पे कब्जा करता है। और ये सिसोदा यहाँ से कूट काट के वापिस जोधा को भगा देते हैं। और जोधा फिर जाता है, फिर वापस सेना को तैयार करता है, फिर वापस अटैक करता है। इस प्रकार से ये जोधा को 15 साल लग गए। 15 साल हो गए इसको, लेकिन ये मंडोर वापस जीत नहीं पाया। फिर एक दिन वापस अटैक करता है इसके अंदर, और इस अटैक के अंदर शानदार तरीके से पिटा है सिसोदा वालों ने।
और जब इसको पीटते हैं तो ये वहां से घोड़ा लेके चला जाता है। लेकिन जब चला जाता है इसको रास्ते के अंदर प्यास लग जाती है और वहां पे आसपास पे कोई जगह नहीं थी, जगह थी नहीं, इसको पानी पिलाए कहाँ से, वो नया वहां पे आसपास कोई कुआ तालाब दिखाई दे रहे थे। तब ये चलता है चलता चलता और यहाँ से चलता चलता इसको एक समय जगह पर जाने के बाद एक झोपड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार से चारों तरफ खेत है, फसल खड़ी है अंदर, और इसने सोचा कि अगर वहां पे कोई झोपड़ी है तो वहां अवश्य कोई व्यक्ति रहता होगा, और व्यक्ति रहे तो इसको पानी पिला देगा। लेकिन ये जब यहाँ से चलता है और झोपड़ी की तरफ बढ़ता है तब ये घोड़े पे रास्ते के अंदर बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तब घोड़ा बड़ा समझदार था, इसका घोड़ा समझदार था, यहाँ झोपड़ी के आगे जाके खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं किसान की झोपड़ी थी, लेकिन किसान वहां पे था नहीं, किसान की पत्नी थी। किसान की पत्नी आके वहां पे देखती है कि कोई ऐसे ऐसे राजकुमार पड़ा है, खून से लथपथ है, खून निकल रहा है बेहोश स्थिति में। तब वो लाती है किसान की पत्नी और वहां पे लाके उसको पानी पिलाती है, मुंह पे पानी के ऐसे छींटे मारते है, उसको होश आ जाता है। होश आने के बाद ये कहता है पानी, तो वो पानी पिलाती है और पानी पीने के बाद कहता है धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। लेकिन गाँव के अंदर एक बड़ी बहुत खासियत है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसको खाना पानी खिला के भेजते हैं, और किसान की पत्नी कहती है कि अब आप आए हो, खाने का टाइम हो गया, खाना खा के चले जाना। और अब जोधा ने खाना खाया नहीं था क्योंकि संघर्ष के अंदर चल रहा था, और संघर्ष के टाइम वो पानी पीने के लिए आया था वो। और वैसे भी गांव वाले की एक बड़ी खास खूबी होती है कि वो घर आए हुए मेहमान को वापस नहीं भेजते। अब उसने खिचड़ा बना रखा था, उसने खिचड़ा गाल दिया। कहते हैं कि जब जोधा खिचड़ा जीव रहा था तब उस थाली के अंदर घी बहुत था, बीच के अंदर घी घी था, और जैसे उसने घी को तरफ देखा और उस वहां पे हाथ मारा, लेकिन उसका हाथ घी से जल जाता है। तब वो किसान की पत्नी कहती है कि तेरे को तो जीवना नहीं आता, तो हमारे जोधा की तरह बेवकूफ है। उसको लगा यार जोधा बेवकूफ कैसे, उसने पूछा कि तेरे को कैसे पता जोधा बेवकूफ है। तब वो कहती है कि जोधा एकदम बेवकूफ है, कि जोधा हर साल सेना तैयार करता है और मंडोर पे आक्रमण करता है, और मंडोर मंडोर के बीच के अंदर बैठे सिसोदिया, और वो एकदम बीच के अंदर अटैक करता है। बीच के अंदर अटैक करता है तो वो यहाँ से वापिस हार के आ जाता है, वापिस अगले साल वापिस जाता है, अगले साल वापिस हार के आ जाता है। तो बोले कैसे जीते, बोले उसको एक एक गांव करके जीतने चाहिए, छोटे छोटे गांव है मंडोर के बाहर, इन गांव पे अटैक करना चाहिए। जब एक एक गांव वो जीतेगा तब धीरे धीरे मंडोर अपने आप आ जाएगा। जैसे थाली के अंदर गर्म खिचड़ा है, और इस गर्म खिचड़े के अंदर तुम बाहर के थोड़ा 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 खाना स्टार्ट कर, अपने आप घी के पास पहुंच जाएगा। उस दिन जोधा ने दो बातें सीखी थी, एक खिचड़ा कैसे खाती है और एक मंडोर वापिस कैसे जीतती है। और जोधा वहां से वापिस आता है और आने के बाद वापिस अटैक करता है। इस बार उसने उस किसान की पत्नी के द्वारा बताई गई बातों पे ज्यादा विश्वास जताता है और उसी प्रकार से युद्ध करता है। वो वहां के धीरे 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 एक के गांव करके मंडोर पे वापस कब्जा कर लेता है, और वापस कब्जा करके सबाई को मैसेज करता है कि देख हुआ जो घटना हो गई बीच के अंदर, उसमें हमारी तो गलती नहीं, हो सकता है कि पापा जी के आपके साथ नहीं बनी हुई, पापा जी ने कुछ गलत किया, लेकिन हमारा तो इसके अंदर मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, और जो भी गलत किया था हमने 15 साल उसको भुगत लिया। तो और वैसे भी एक दिन इसका जाके अंत करना है, तो क्यों ना हम संधि कर लेते हैं। और हंसापाई भी समझदार थी, हंसापाई नहीं देखा भी कहाँ तक युद्ध करेंगे, एक दिन संधि करनी है, इससे अच्छा है कि लड़े डेली के डेली मार वो खून खराब हो, इससे अच्छा है कि संधि कर लेते हैं। तो संधि की जाती है, इसको आवल बावल की संधि बोला जाता है। लिख लीजिए हेडिंग डाल के, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि ये कब की जाती है संधि, 1453 के अंदर। किन किन के बीच की जाती है, जोधा प्लस कुमा। अब इस एक बार इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूँ इसकी शर्तें लिख लीजिए, संधि की शर्तें क्या थी। इसकी पहली शर्त थी कि सोजत जो पाली के पास पड़ता है, सोजत पाली
को मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ सीमा बनाया जाएगा। दूसरी लिखो इसके अंदर जोधा मंडोर, जोधा को मंडोर वापस दिया जाए। और तीसरी कि कुमा का एक बेटा था रायमल के नाम का, कुमा के बेटे के रायमल की और जोधा की बेटी श्रृंगार कुमार, श्रृंगारी देवी, श्रृंगार कुमार। एक तो इसके अंदर ये टाइपिंग वाली बहुत सिस्टम खराब रहता है। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ। अब ये संधि सुनो कि अब संधि जब संधि होती है तो इनके बाद एक बीच सीमा हो, ताकि इधर वाले इधर न जाए, इधर वाले इधर न जाए। तो एक सोजत पाली के साथ पास में एक जगह पड़ती है सोजत पाली के अंदर, तो सोजत पाली के बीच की सीमा बनाएगी। ये आंवले का एक पेड़ होता है, बबूल, बबूल का एक पेड़ होता है, देखा होगा गाँव में बबूल की मिल जाती है। ये पेड़ था और पेड़ हरे भरा होता है। जहां तक हरियाली होगी वो तो मेवाड़ का क्षेत्र होगा, जहां से हरियाली नहीं होगी वो मारवाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। और एक्चुअली जब हम वहां से आते हैं तो पता भी चलता है कि जहाँ पे हरियाली खत्म हो जाती है वहां से मरुस्थल स्टार्ट हो गया। तब इसको आवल बावल की संधि बोले गए। जहां तक हरियाली होगी वहां तक तो मेवाड़ का क्षेत्र होगा, और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाएगा वहां से मारवाड़ स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर थी सोजत जोधा को मंडोर वापिस दिया जाएगा, और इस संधि के तहत जोधा को मंडोर वापिस देंगे। अब बोले इनके बीच जो रिश्ते खराब हुए उस रिश्तों को थोड़ा अच्छा कर दिया जाए। अगर एक दूसरे के अंदर रिश्तेदार हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो ये रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कुमार के बेटे रायमल और जोधा की बेटी श्रृंगार कुमार का विवाह कर दिया जाता है। अब आप इस घटना को वापस वहीं से मान के चलो कि जब मोकल बदनौर का युद्ध लड़ने जाता है, झीलवाड़ा का युद्ध किसके साथ, गुजरात के अहमद शाह के साथ, तब वहां पे चाचा मेरा और मेपा मोकल की हत्या कर देते हैं। मोकल के साथ उसका पुत्र भी गया हुआ था कुमा, और ये कुमा को भी मारना चाहते थे, लेकिन कुमा के सेनापति के समझदारी के कारण कुमा को वापस मेवाड़ भेज दिया जाता है। और इसको शरण किसने दे रखी थी, मालवा के राजा महमूद खिलजी फर्स्ट ने। अब महमूद खिलजी फर्स्ट के एक भाई था जिसका नाम था उमार खां, और उमार खां जाते हैं कुमा के पास। कुमा के पास कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को बचाओ, भाई ने राज छीन लिया। तो कुमा उसकी सहायता करते हैं और कुमा उसको कहते हैं कि तू कब्जा कर ले, और वो कब्जा कर लेता है सारंगपुर के अंदर। अब उधर से मालवा के राजा, और उसको लगा यार मेरे भाई ने विद्रोह कर दिया मेरे खिलाफ और सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। तब वो वहां से अटैक करते हैं अपने भाई पे, उमरा खां पे। और जब महमूद खिलजी अटैक करता है तब उमरा खां कुमा को मैसेज भेजते हैं, बोले यार तेरे कहने कहने से मैंने शायद कब्जा तो कर लिया, अब ये साला डाकी टाइप आदमी मेरे को मारने आ गया। तब कुमा ने कहा भाई डोंट वरी, तेरे भाई को तो लोकेशन भेजो और मैं 10 ही मिनट के अंदर आता हूँ। और उमराव खान ने लोकेशन भेजी और इधर से कुमा आ गया आ जाता है सारंगपुर। अब मालवा के मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुमा के बीच युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है, 1437 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे होता है, सारंगपुर के अंदर। इसके कारण इसको सारंगपुर का युद्ध कहा गया। युद्ध का मुख्य कारण ये भी था, और मुख्य कारण ये भी होता है कि दो राजाओं के बीच जब बराबर के राजा और उनके बीच युद्ध होता है तो उसके मुख्य कारण ये होता है कि साम्राज्यवादी नीति के कारण। हो सकता है कि दोनों के बीच में साम्राज्यवादी की नीति रही होगी। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और कुमा तो वैसे भी एक शक्तिशाली राजा था, वो भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा।
दूसरा कारण ये भी था कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने मुगल के हथियारों को शरण दे रखी थी। वो एक अलग बात है कि रणमल ने मैसेज भेजा था और वहां पे चाचा मेरा को मार देते, लेकिन महपा वहां से निकल जाता है। लेकिन कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे पापा के हत्यारों को इसने शरण दी थी। मुख्य कारण इसका ये भी होता है। तब अब इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिए इस युद्ध को। सारंगपुर का युद्ध। कब लड़ा जाता है? 1437 ईस्वी में। किन किन के बीच लड़ा जाता है? कुमार वर्सेस महमूद खिलजी के बीच। खिलजी कहाँ का शासक है? मालवा के। इस युद्ध में कुमार की विजय होती है। युद्ध के कारण लिख लीजिए। महमूद खिलजी ने राणा मोकल के हत्यारों को शरण दे रखी थी। राणा मोकल के हत्यारों को शरण दे रखी थी। यह युद्ध कुमा जीत गया। युद्ध में कुमा की जीत होती है। और इस जीत के अंदर राणा कुमा एक विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं ताकि ये युद्ध याद रहे। इस युद्ध की जीत के पश्चात एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अब कुमा बनता है राजा 1433 के अंदर, और 1433 के अंदर एक हमें अभिलेख मिलता है, पतरोड़ा का अभिलेख। हेडिंग डाल के लिखो, पतरोड़ा का अभिलेख। इसके अंदर सन डाल लीजिए 1433 ईस्वी। इस टाइम राजा मुगल बनाया था 1433 के अंदर, राणा कुमा राजा बना था मेवाड़ का, और ये 1433 के अंदर अभिलेख मिलता है। पतरोड़ा गांव के अंदर मिलता है कोई लिखा हुआ, तब इसको पतरोड़ा का अभिलेख कहा जाता है। एक्चुअली इस अभिलेख में मिलता क्या कि इस अभिलेख में ये मिलता है कि राणा कुमा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। किस युद्ध के अंदर? इस अभिलेख के अंदर महमूद खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। जिक्र किया गया है। एक्चुअली कि मैं चाचा मेरा और मेपा को जब इसने मारा था तब इसी के युद्ध के अंदर इसका जिक्र किया गया है। अब एक जो घटना थी पीछे की, जब राणा मुकुल होता तब नागौर के फिरोज
खां को युद्ध में पराजित करता है। अब फिरोज खां का एक पुत्र है शख्स खां, थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए फिरोज खां, और फिरोज खां के पुत्र का नाम है शमस खां, और इसके चाचा का नाम है मुजाहिद खां। अब इनका संघर्ष होता है दोनों के बीच। मुजाहिद खां खुद राजा बनना चाहता है और उसका पुत्र शमस खां राजा बनना चाहता है दोनों के अंदर। और मुजाहिद खां शमस खां को यहाँ से कूट पीट के अंदर निकाल देता है, और जब शमस खां यहाँ से निकलता है तो राणा कुमा की शरण में आ जाता है कि कुंवर जी हम आपकी शरण में हैं, और इस प्रकार से मैं मेरे चाचा मुजाहिद खान ने निकाल दिया, आप मेरी सहायता करो। तब राणा कुमार इसकी सहायता करते हैं और मुजाहिद खान को यहाँ से पराजित करते हैं, और मुजाहिद खान को पराजित करके यहाँ का शासक बनाते हैं शमस खां को। और शमस खां को कहा कि आज के बाद तू मेरे अंडर रहता है, तू मेरे को टैक्स भेजेगा, मैंने तेरी सहायता की है। तो शमस खां कहता है बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्यों नहीं, मैं आपकी बदौलत यहाँ का राजा बनाऊं। तो शमस खां कुछ दिन तो राणा कुमार को टैक्स भेजता है, फिर इसने टैक्स भेजना बंद कर दिया। पहले इतना घटना लिख लीजिए, इसके बाद हम जिक्र करते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष। शमस खां और मुजाहिद खां, राणा कुमा ने शमस खान की सहायता की थी और मुजाहिद खां को पराजित कर नागौर का शासक शमस खां को बनाता है। अब कुछ समय तो राणा कुमा के पास टैक्स आ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद टैक्स कर दिया बंद। बोले अब टैक्स नहीं देंगे, अब जैसे आपसे हो वैसे कर ले। तो राणा कुमार ने कहा तुम वहीं पे रुक, 10 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ। और राणा कुमार चले जाते हैं, और शमस खां को भी लगा यार कहाँ पंगा ले लिया डोकरे से मुझे मारेगा। तो वो वहां से भाग के गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास चले जाते हैं, और कुतुबुद्दीन के पास जाते हैं। कुतुबुद्दीन जैसे उनका स्वागत करता है कि अजय शमस खान जी कैसा आपका आना हुआ। तो शमस खां कहते हैं कि हम तो ऐसे यहाँ पे टहलते घूमते आगे के हालचाल पूछ लेते राजा से। और कुतुबुद्दीन जब कहा कि ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, आइए बेटे आपका स्वागत है। तब शमस खां कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है और उस पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। कुतुबुद्दीन कहते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, ब्याह के लिए तैयारी बेटे, बताइए आप। और कुतुबुद्दीन ब्याह कर लेता है। अब कुतुबुद्दीन सा हो गया शमस खां के जोई का। तब विदाई के अंदर बेटी तो कम रोती है और शमस खां ज्यादा रोता है, ढ्या ढ्या करके। तो कुतुबुद्दीन शाह कहता है कि बात क्या, बात बताइए, आप इतने रो क्यों रहे हैं, क्या बात है, किस चीज की खातिर दुखी हैं आप। तब कहते हैं कि गुजरात के शासकों की ऐसे ऐसे मेवाड़ का कुमा मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे हराना चाहता है। तो कुतुबुद्दीन शाह को लगा यार नई नई शादी हुई है और ससुर जी के सामने इज्जत बननी चाहिए, वट पड़ना चाहिए। सॉरी। और कुतुबुद्दीन का मेवाड़ के राणा को इतनी हिम्मत, मेरे ससुर को ऐसे ऐसे कह सकते हैं,
अभी चलो आप मेरे साथ। तो समझ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। बोलिए क्या बात हुई, आप चलिए मेरे साथ। तब ये दोनों सुसर हो जाते हैं और इस बार राणा कुमार ने दोनों को शानदार पीटा जैसा कि वहां से उल्टी हाथ चप्पे लेके भागना पड़ा इनको। अब दोनों शक्ल तो एक दूसरे से कैसे मिले, दोनों को जचा के मार पड़ी है। समझ का आगे और कुतुबुद्दीन शाह पीछे। ऐसे ऐसे मेवाड़ आ जाते हैं। अब कुतुबुद्दीन शाह को पता चला कि मालवा के प्रमार खिलजी भी उनसे हार गए और हम भी हार गए और राणा खिलाफ हमारे तो ऐसे पारनी पड़ेगी। उस टाइम मुख्यतः 4 रियासतें थी, मोटी रियासतें। एक दिल्ली रियासत थी, एक मेवाड़, दूसरी मालवा और तीसरी गुजरात। और दिल्ली तो उस टाइम ऐसे कमजोर हो रही थी, मुगलों की हालत थी कि वो जहां भी युद्ध करने जाते वहां पे हार जाते थे। तब 3 बड़ी रियासतें थी, मालवा, गुजरात और मेवाड़। और गुजरात और मालवा को ये लगा कि अगर हम दोनों रियासतें एक दूसरे से हाथ मिला लें तो अब हम राणा कुंभा को हरा सकते हैं। और वो करते भी वैसे ही। मोहम्मद खिलजी और खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह एक दूसरे को संधि कर लेते हैं और संधि करके ये राणा कुंभा के समक्ष युद्ध करने का प्रस्ताव रखते हैं। अपनी सेना को एकत्रित करते तैयार करते हैं और राणा कुंभा से स्वागत करते हैं। बदनौर का युद्ध 1456 में इन्होंने संधि करते हैं और 1457 के अंदर राणा कुंभा के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और कुंभा एक डाकी टाइप का आदमी, यार क्या आदमी रहा होगा वो, जिसने पहले रणमल की सहायता से अपने पिता के हथियारों का बदला लिया, फिर शमस खां को, वहां का मुजाहिद खान को हरा के शमस खां को राजा बनाता है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराता है। अब यहाँ पे मोहम्मद खिलजी फर्स्ट हुए, कुतुबुद्दीन शाह दोनों आते हैं और इस बार दोनों को जजा के पीटा इसने, कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट दोनों को शानदार तरीके से पीटा। तब इनके बीच एक जगह पड़ती है, मैं समझाता हूँ आपको कि ये मान ली मेवाड़ है और इस तरफ ये गुजरात मान लीजिए, और इनके बीच जगह पड़ती है सिरोही। और सिरोही का राजा है सैमुअल देवड़ा। सैमुअल देवड़ा की आधी जगह पे राणा कुंभा एक अपने राज्य को विस्तार करना चाहते थे, उसने यहाँ से कुछ जगह दाब ली। और जो छोटी रियासत है उनको तो वैसे भी डर लगे कि बड़ी रियासत कभी उन पे अटैक कर दे। सैमुअल देवड़ा को यह भी लगा कि कुंभा तो वैसे भी अपने को परेशान कर रहा है, किस दिन अटैक कर दे। और इस साइड है गुजरात, गुजरात का भी क्या भरोसा, क्यों ना हम गुजरात का साथ दे दें। इस बार मालवा और गुजरात दोनों संधि करके आ रहे हैं और दोनों मेवाड़ को हरा देंगे। तो मेवाड़ तो का अगर कुंभा मर जाएगा तो वैसे भी हमारे पे कोई अटैक नहीं करेगा और गुजरात से हमें संधि होगी, हम इनकी सहायता करेंगे तो हमारी संधि हो जाएगी, तब ये भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो अब इतनी घटनाएं लिख लेते हैं, आगे समझ लिखो। कहाँ तक लिख लिया, संस्कार को शासक बनाते हैं। राणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, कुतुबुद्दीन शाह को हराते। राणा कुंभा राणा कुंभा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को हराते हैं। अगली हेडिंग डालो, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब होती है, 1456 ईस्वी में। किन किन के बीच होती है, महमूद खिलजी फर्स्ट
खिलजी फर्स्ट प्लस कुतुबुद्दीन शाह। कहाँ का शासक है? गुजरात का। ये कहाँ का शासक है? मालवा का। संधि का उद्देश्य लिख लीजिए, राणा कुम्मा को राणा कुम्मा को राणा। अरे सही। अगली हेडिंग डालो, बिदनौर का युद्ध। बिदनौर का युद्ध 1400 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है। इसके अंदर राणा कुम्मा किस किस को रहता है? कुम्मा गुजरात के शासक और मालवा के शासक। दोनों को एक साथ रहता है। एक साथ रहता है। दोनों शासक कौन थे? इसके नीचे लिख लीजिए, महमूद खिलजी फर्स्ट प्लस कुतुबुद्दीन शाह को हराते हैं। कहते हैं कि जब ये युद्ध खत्म हो गया तब राणा कुमार ने आदेश दिया कि जो दिल्ली गुजरात से जब कोई सेना आ रही थी कुतुबुद्दीन शाह की, तब रास्ते में पानी की व्यवस्था किसने की थी? उस इंसान का पता लगाओ। तब वहां के मंत्री संतरी बैठे थे, तब वो कहते हैं कि ये तो अपने वाले था, सिरोही का शासक सैमल देवड़ा, मतलब सैमल देवड़ा को पकड़ के लाओ। और शानदार तरीके से सैमल देवड़ा की बलि आएगी इस बार। राणा कुमार ने शानदार तरीके से सैमल देवड़ा को पीटा। लिख लीजिए इसके अंदर हेडिंग डाल के, राणा कुमार ने सिरोही के सैमल देवड़ा को पराजित किया। ये तो हो गए राणा कुमार के सारे युद्ध कि इसने किसके साथ युद्ध किया, कब किया, किसके में मिलता है, किसके अंदर ये था। और एक जब राजा होते तो राजा के युद्ध के अलावा भी अनेक काम होते हैं, जैसे चित्रकला हो गई, साहित्य कला हो गई, पेंटिंग हो गई, गाने हो गए, बजाने हो गए, और भी स्थापत्य कला, निर्माण कला आदि प्रकार की कलाएं। तो ये तो हमने देख ली राणा कुमार के युद्ध। आज का समय भी हो गया, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे राणा कुमार तक। कल हम राणा कुमार की बचे हुए शाखाएं, वो स्थापत्य कला के अंदर उसने क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ किसकी याद में बनाया गया था? सारंगपुर युद्ध की याद में बनाया गया था। सारंगपुर के युद्ध में किसको रहा था? तो महमूद खिलजी फर्स्ट को रहा था। खिलजी फर्स्ट को रहा के वो अपने पिता के हत्यारे मोगल की हत्याओं का बदला लेता है, और उस बदले के याद के अंदर
विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इस प्रकार की घटनाएं। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे कल से हम अपनी कथा कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद सभी को। गुड नाइट।